तो आइए शुरू करते हैं वेटिंग फॉर अ पिज्जा, जिसे लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। आइए शुरू करते हैं। हम लोग बड़ी देर तक रोते रहे और उस गाड़ी वाले को कोसते रहे, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी हमें दूर से लाइट जलती दिखी। गाड़ी वाले ने पूछा, तुम्हें वो लाइट दिख रही है? ये टोल कलेक्टर की लाइट है, हम रात को यहीं रुकेंगे। सुनकर हम थोड़े रिलैक्स हुए। जहां से लाइट आ रही थी वहां टोल कलेक्टर का हट था। हमने सवाल पूछ पूछ कर गाड़ी वाले की जान खा ली थी कि कब पहुंचेंगे, हम सही रोड से तो जा रहे हैं ना, कितना टाइम और लगेगा, वगैरह वगैरह। और पूरे 2 घंटे बाद फाइनली आधी रात के वक्त बैलगाड़ी टोल कलेक्टर के हट पर आकर रुकी। ये जगह एक पहाड़ी के नीचे थी। हमारी तरह वहां कई सारी बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। सब यहाँ पर रात को रेस्ट करने के लिए रुके थे। अब तक हमें जोरों की भूख लगाई थी। खाना तो हमारे पास था लेकिन पानी नहीं था। तो हमने अपने गाड़ी वाले से पूछा कि हमें पानी मिल सकता है क्या। गाड़ी वाले ने कहा कि टोल कलेक्टर हिंदू है, अगर तुमने बोला कि तुम महार हो तो पानी मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसा करो, खुद को मुसलमान बोल दो, तब शायद वो तुम्हें पानी दे दे। उसकी एडवाइस पर मैं टोल कलेक्टर के पास गया और पूछा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कौन हो तुम? उसने पूछा। हम मुस्लिम हैं। क्योंकि मुझे अच्छी उर्दू आती थी इसलिए मैंने ये बात उर्दू में उसे कन्विंस करने के लिए बोली। उसे हम पर शक तो नहीं हुआ, लेकिन पानी हमें फिर भी नहीं मिला। उसने बड़ी रूडली कहा, तुम्हारे लिए किसने यहाँ पानी रखा है? ऊपर पहाड़ी पे पानी मिल जाएगा, चाहिए तो जाकर ले आओ, मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। मैं गाड़ी के पास आया और अपने भाई को सारी बात बताई। मुझे नहीं पता उसे कैसा फील हुआ होगा, मगर उसने हम सबको सोने के लिए बोल दिया। यहाँ काफी लोग थे इसलिए अब हम बेफिक्र होकर सो सकते थे, लेकिन हमारे दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। हमारे पास खाने की ढेर सारी चीजें थी और भूख भी काफी लगी थी, लेकिन बस पानी नहीं था। और हमें पानी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम अछूत थे। और यही एक ख्याल बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैंने बोला, हम सेफ जगह पर हैं इसलिए चलो सोते हैं। लेकिन मेरा भाई नहीं माना। हम चारों एक साथ सो जाएं, ये बात उसे ठीक नहीं लग रही थी। कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 लोग सोएंगे और बाकी 2 पहरा देंगे, उसने आइडिया दिया। और इस तरह बारी बारी से सोकर हमने पहाड़ी के नीचे वो रात गुजारी। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ी वाला आया और बोला, कोरेगांव के लिए निकलते हैं। मगर हमने साफ मना कर दिया कि 8 बजे से पहले हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब हम कोई चांस नहीं ले सकते। गाड़ी वाला चुप हो गया। सुबह ठीक 8 बजे हम कोरेगांव के लिए निकल पड़े और करीब 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। मेरे फादर ने जब हमें देखा तो सरप्राइज रह गए। दरअसल उन्हें हमारे आने की कोई खबर ही नहीं थी। हमने इन्फॉर्मेशन दी थी मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में पता चला कि सारी गलती दरअसल सर्वेंट की थी। उसे हमारा लेटर मिला मगर वो फादर को देना भूल गया था। इस घटना का मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तब मैं सिर्फ 9 साल का था, लेकिन आज भी इस घटना का असर मेरे दिलो दिमाग पर उतना ही गहरा है। मुझे ये मालूम था कि मेरा जन्म एक अछूत फैमिली में हुआ है, मगर अछूत के साथ असल में कैसा सलूक किया जाता है ये बात मैं बड़े अच्छे से समझ चुका था। जैसा कि हमें बाकी बच्चों के साथ बैठना अलाउड नहीं था, क्लास में मेरी परफॉर्मेंस किसी से भी कम नहीं थी, फिर भी मुझे एक कोने में बैठना होता था। मेरी चटाई भी अलग थी जिस पर मैं अकेला बैठता था। क्लासरूम की सफाई करने वाला मेरी चटाई को टच भी नहीं करता था। मुझे अपनी चटाई को घर लेकर जाना होता था और अगले दिन फिर वापस लाता था। ऊंची जात के बच्चों को जब प्यास लगती वो स्कूल के नल को खोलकर पानी पी लेते, लेकिन मेरी कंडीशन अलग थी। मुझे नल को छूने की परमिशन नहीं थी। मुझे प्यास लगती तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता, फिर टीचर चपरासी को बोलते और वो मेरे लिए नल खोलता था, तब जाकर मुझे पानी पीने को मिलता। अगर चपरासी आसपास नहीं है तो उसके आने तक मुझे प्यासे रहना होता था। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मेरे घर में कपड़े धोने का काम मेरी सिस्टर करती थी। सतारा में धोबियों की कमी नहीं थी और ना ही हमारे पास पैसों की कमी थी। बात बस ये थी कि हम अछूतों के कपड़े कोई भी धोबी छूने तक को तैयार नहीं था। मतलब कि बाल काटने से लेकर हम लड़कों की शेविंग तक मेरी बड़ी बहन करती थी। वैसे भी इस काम में अब वो एक्सपर्ट हो गई थी। सतारा में कई सारे बार्बर थे जिनके पास हम जाके बाल कटवा सकते थे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, बार्बर हमें छूता कैसे। इन सब चीजों की मुझे आदत पड़ चुकी थी, मगर कोरेगांव की घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। हमारे साथ जो भी हुआ था उसने मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड अनेबल टू फाइंड लॉजिंग इन बड़ौदा। यानी जब वो अपनी पढ़ाई पढ़कर वापस आए और बड़ौदा गए तो उन्हें लॉजिंग नहीं मिल रहा था बड़ौदा में। आइए इस किस्से पर नजर डालते हैं। 1916 में मैं पढ़ाई करके इंडिया लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा था, जहां मैंने 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी की। फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए मैं 1917 में लंदन चला गया। मैंने वहां यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लिया, मगर 1918 में ही अपनी स्टडीज फिनिश किए बिना मैं इंडिया वापस आ गया था। मुझे बड़ौदा स्टेट की नौकरी हासिल करनी थी क्योंकि उन्होंने ही मेरी एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया था। कृपया ध्यान दें, यहाँ डेट्स थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। मुझे इंडिया आते ही बड़ौदा जाना पड़ा था, मगर मेरे बड़ौदा की सर्विस छोड़ने का मेरे प्रेजेंट पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ।
मैं तो बस बड़ौदा में अपने साथ हुए सोशल एक्सपीरियंस को लेकर कंसर्न हूं और उसी के बारे में बात करना चाहता हूं। यूरोप और अमेरिका में जो 5 साल मैंने गुजारे थे, उससे मेरे दिलो दिमाग से अनटचेबिलिटी की बातें एकदम साफ हो गई थी। मैं भूल चुका था कि मैं एक अछूत हूं, और मैं ये भी भूल चुका था कि इंडिया में एक अछूत जहां भी जाता है वहां अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैं जैसे ही इंडिया लौटा, स्टेशन से बाहर कदम रखते ही मेरे दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगे। मुझे कहाँ जाना है, कौन मुझे लेने आएगा। मैं बेहद मायूस हो गया था। मैं जानता था शहर में कई सारे हिंदू होटल्स हैं जिन्हें विशेष बोलते हैं, मगर वो मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। एक ही तरीका था कि मैं झूठ बोलकर रूम बुक करा लूं। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? मुझे मालूम था अगर मैं पकड़ा गया तो अंजाम क्या होगा। बड़ौदा में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते थे जो मेरे साथ अमेरिका में पढ़े थे। अगर मैं उनके पास गया तो क्या वो रहने देंगे? मुझे श्योर नहीं था। हो सकता है वो रहने दें या फिर एक अछूत को अपने घर बुलाने में उन्हें शर्म आए। मैं बड़ी देर तक स्टेशन की छत के नीचे खड़े यही सोचता रहा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो इंक्वायरी करता हूं कि कैंप में कोई जगह है। अब तक सारे पैसेंजर्स जा चुके थे, बस मैं ही बचा था। एक तो हैकनी यानी कुली, जिन्हें कोई पैसेंजर नहीं मिला था, सामान उठाने के लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने एक को आवाज लगाई और पूछा कि यहाँ कैंप में कोई होटल है क्या। उसने कहा कि पास ही में एक पारसी सराय है और वो लोग पेइंग गेस्ट लेते हैं। पारसी सराय का नाम सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। पारसी लोग ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को मानते हैं। इनके यहाँ छूत अछूत जैसा कल्चर नहीं है, क्योंकि उनके धर्म में अनटचेबिलिटी है ही नहीं। तो इस पारसी सराय में मुझे अछूत की तरह ट्रीट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बड़ी उम्मीद के साथ बेफिक्र होकर मैंने अपना सामान कुली को दिया और ड्राइवर को कैंप में पारसी सराय चलने को बोला। एक 2 स्टोरी बिल्डिंग में पारसी सराय थी। सराय का केयर टेकर एक बूढ़ा पारसी था जो अपनी फैमिली के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। जो टूरिस्ट यहाँ रहने आते, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी केयर टेकर पर थी। बिल्डिंग के सामने हमारी गाड़ी आकर के रुकी तो पारसी केयर टेकर ने मुझे ऊपर जाने को बोला। मैं ऊपर चला गया। कैरेज ड्राइवर मेरा सामान लेकर आया और अपना किराया लेकर वापस चला गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आखिर में मेरे रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं कपड़े चेंज कर ही रहा था कि केयर टेकर हाथ में एक बुक लिए मेरे रूम में आया। तब तक उसने देख लिया था कि मैंने सदरा और कश्ती नहीं पहना था, जो कि पारसियों की पहचान है। कौन हो तुम? उसने तीखी आवाज में पूछा। मुझे मालूम नहीं था कि पारसी सराय सिर्फ पारसी लोगों को रूम देती है। मैंने बोला मैं हिंदू हूँ। उसे बड़ा शौक लगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे बेहद डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर से मेरे सामने वही सवाल खड़ा हो गया कि जाऊं तो जाऊं कहां। खुद को कंट्रोल करते हुए मैंने उसे बोला, मैं हिंदू हूं तो क्या हुआ? मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? मुझे रजिस्टर भी तो मेंटेन करना होता है, कौन यहाँ आता है कौन जाता है। उसकी बात में पॉइंट था। मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही थी। मुझे एक आइडिया आया। रजिस्टर में लिखने के लिए मैं कोई पारसी नाम रख लेता हूँ। मैंने कहा, वैसे भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? और मैं यहाँ रहने के पैसे भी तो दे रहा हूँ, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। केयर टेकर मेरी बात से एग्री लग रहा था। वैसे भी काफी टाइम से वहां कोई पेइंग गेस्ट नहीं आया था और उसे भी पैसों की जरूरत थी। लेकिन एक कंडीशन पर तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हें रहने खाने का रोज 1.5 रुपया देना होगा, वो बोला। मैंने झट से हाँ बोला और एक पारसी नाम से रूम बुक करवा लिया। रजिस्टर में मेरा नाम लिखकर वो नीचे चला गया। मैंने चैन की सांस ली। एक मुसीबत हल हुई, मैं खुश था। लेकिन खुशी मेरी किस्मत में कहाँ? मुझे क्या मालूम था कि खुशी कुछ ही पल की है। इससे पहले कि मैं आपको अपने शॉर्ट स्टे का ट्रेजिक एंड सुनाऊं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां टाइम कैसे स्पेंड किया। इस सराय के फर्स्ट फ्लोर में एक स्मॉल बेडरूम था, जिसके साथ लगा हुआ था एक छोटा सा बाथरूम। बाकी एक बड़ा हॉल था और उस कमरे में दुनिया भर का कबाड़ रखा हुआ था। चारपाई, बेंचेस, टूटी हुई कुर्सियां वगैरह वगैरह। इस कबाड़ खाने के बीच मैं एक लौता पेइंग गेस्ट था। सुबह केयर टेकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आया। फिर 9:30 बजे वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। उसके बाद रात के 8:30 बजे वो मेरा डिनर लाता था। वो सिर्फ चाय और खाना देने ही मेरे पास आता था। उसके अलावा वो कभी भी मेरे कमरे में रुकता तक नहीं था। मैं किसी तरह दिन काट रहा था। महाराज ऑफ बड़ौदा ने मुझे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में प्रोबेशनर की नौकरी पर रखा था। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और रात के 8 बजे तक लौटता था। मेरी कोशिश यही रहती कि ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ जितनी देर हो टाइम स्पेंड कर सकूं। सराय में अकेले रात काटना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन करता क्या, कोई चारा भी तो नहीं था। सराय एकदम खाली थी। मैं बातचीत करता भी तो किससे? पूरा हॉल अंधेरे में डूबा रहता था। न लाइट का इंतजाम था, न ऑयल लैंप चलते थे। केयर टेकर ने मेरे लिए एक छोटा सा हरिकेन लैंप रखा हुआ था, जिसकी लाइट समझ लो न के बराबर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आदि मानव हूं जो गुफा में रहता है और किसी दूसरे इंसान से बात करने को भी तरसता है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरा सुख दुख बांटता। अपना दिल बहलाने के लिए मैंने किताबों का सहारा लिया। अब मैं हर वक्त पढ़ता रहता था। किताबें पढ़कर अकेलापन कुछ हद तक कम हुआ, मगर हॉल में चमगादड़ों ने घर बना रखे थे, जिनकी आवाज मुझे डिस्टर्ब करती थी। रात को जब वो अपने पंख फड़फड़ाते तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कोई कब्रिस्तान है। कई बार मुझे खुद पे ही गुस्सा आता कि मैं क्यों इस जगह पर रहता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता कि आखिर में जो भी हो, मेरा दुख, मेरी परेशानी सब अपनी जगह, मगर मेरे पास सर छुपाने को एक जगह तो है। एक तरह से मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा था।
एक दिन मेरा बाकी का सामान लेकर मेरी सिस्टर का बेटा जब बॉम्बे से मेरे पास आया तो उसे मेरी हालत पर रोना आ गया। वो जोर जोर से रो रहा था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और तुरंत उसे वापस भेज दिया। मैं एक पारसी सराय में छुप कर नाम चेंज करके रहता हूँ, ये बात अगर किसी को पता चली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, इसलिए मैं स्टेट बंगलो को लेने की जुगाड़ कर रहा था। मगर प्राइम मिनिस्टर ने मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए ये एक अर्जेंट मामला था, मगर उनके लिए नहीं। मेरी पिटीशन एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास चक्कर खा रही थी। मुझे फाइनल रिप्लाई मिलता उससे पहले ही वो मनहूस दिन आ गया।